गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल पायनियर मैथ्स अब। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने देखा था कि संबंध के बारे में पढ़ा था कि संबंध क्या होता है, फिर संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा था। अगर संबंध के प्रकार के बारे में अगर नहीं समझ में आया तो पहले वाली वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, एक बार और देखिए। आगे हम पढ़ेंगे कि संबंध के प्रकार में हमने पढ़ा था कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है, प्रतिसम्मित सम्मित संबंध क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आगे संबंध के प्रकार में एक दो संबंध और रखे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का श्रीगणेश करते हैं। हम देखते हैं कि तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए और किसी से नहीं होना चाहिए। प्रत्येक अवयव, पहली कंडीशन है कि ए का समुच्चय का प्रत्येक अवयव शामिल होना चाहिए और केवल स्वयं से संबंधित होना चाहिए, इसके अलावा किसी से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक समुच्चय है सेट ए, उसमें अवयव है 1 2 3। फिर रिलेशन दिया गया R1 बराबर 1 1 2 2। तो इसमें प्रत्येक अवयव शामिल हुआ क्या, एक का तो एक से संबंध है, दो का दो से संबंध है, परंतु तीन का संबंध नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं R2, एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 और 1 2। तो तीनों का संबंध स्वयं से तो है, परंतु एक का संबंध दो से भी है, तो स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए। तो एक का दो से संबंध है, इसका मतलब ये भी सम्मित, ये भी तत्समक संबंध नहीं है। फिर देखते हैं तीसरा देखते हैं R3 बराबर 1 1 2 2 3 3। तो तीनों संख्याओं का, तीनों अवयवों का स्वयं से संबंध है, इसका मतलब ये क्या है, एक तत्समक संबंध है, आइडेंटिटी रिलेशन है। और इसका मतलब होता है फोर आर, यानी प्रत्येक अवयव ए है वो किससे लेना चाहिए, ए से लेना चाहिए। केवल ए बिलोंग्स टू आर, स्वयं से ही संबंधित होना चाहिए। तो तत्समक संबंध के बारे में हमने क्या देखा कि कोई भी समुच्चय ले लो, उसका प्रत्येक अवयव होना चाहिए, प्रत्येक अवयव, और वो केवल किससे, स्वयं से संबंधित होना चाहिए। अब आगे देखते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि किसी समुच्चय ए में संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक हो तो संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। यानी तुल्यता संबंध चौथा संबंध होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि समुच्चय को पहले हम क्या करेंगे, संबंध पहले तो स्वतुल्य संबंध दर्शाना पड़ेगा, फिर सम्मित संबंध दर्शाना पड़ेगा, फिर संक्रामक संबंध दर्शाना पड़ेगा। स्वतुल्य संबंध का मतलब है कि स्वयं से ही तुलना करनी है। सम्मित संबंध भी हमने पढ़ा था और संक्रामक संबंध भी हमने पढ़ा था। सम्मित का मतलब होता है कि ए का अगर बी से है, ए का अगर बी से है तो बी का भी ए से संबंध होना चाहिए। संक्रामक के बारे में हमने पढ़ा था, संक्रामक के बारे में हमने पढ़ा था कि ए का अगर बी से रिलेशन है और बी का सी से है तो ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन अगर दर्शा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस संबंध को तुल्यता संबंध कह सकते हैं। आगे देखते हैं पांचवा प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। माना किसी समुच्चय ए पर संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर, तथा बी ए बिलोंग्स टू आर है। यानी ए का बी से रिलेशन है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए, तथा ए और बी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ए बी किससे बिलोंग करने चाहिए, ए में से ही लेने हैं, समुच्चय ए में से।
n है। तो ये वाली कंडीशन प्रतिसंमित संबंध की कहलाती है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि माना ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर ए बी सच दैट ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रेख संबंध है तथा आर डैश इक्वल टू ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाई का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हमने पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि रेख संबंध क्या होता है कि ऐसा संबंध जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं हो, उसमें अवयव की संख्या एकदम रिक्त हो, तो वो संबंध क्या होता है, रेख संबंध। और सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है, ए क्रॉस ए ले लो या ए क्रॉस बी ले लो, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। तो पहला देखते हैं हमने कि इसने बोला है कि ए है वो बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। और फिर इसने संबंध दे दिया कि ए बी है, ए बी और ए बी की बहन है। तो जब स्कूल है, विद्यालय है, वो बालकों का है, तो उसमें बहन तो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी बालक है दूसरे बालक की बहन तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये आर रिलेशन क्या हो गया, भाई हो गया या नहीं हो गया, रेख संबंध हो गया या नहीं हो गया। तो यही हमें क्या करना था, दर्शाना था। ये हमें क्या करना था, दर्शाना था। अब यहाँ देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी छात्र स्वयं की बहन नहीं हो सकती। भाई कोई भी छात्र है, क्या वो स्वयं की बहन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। इसका मतलब स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर देखते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में जैसे हमने यहाँ एक बालक ले लिया, दो बालक ले लिए, तो एक बालक है उसका संबंध दूसरे बालक से है, तो दूसरे संबंध का बालक भी पहले बालक से होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सम्मित संबंध। और फिर संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, संक्रामक के लिए करेंगे कि ये 3 बालक ले लिए, पहले का संबंध दूसरे से है, दूसरे का संबंध तीसरे से, तो पहले का संबंध भी क्या हो जाएगा, तीसरे से हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो हमें केवल और केवल क्या करना था, रेख संबंध दर्शाना था, जो हमने यहाँ दर्शा दिया। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि आर डैश ए बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो देखो ए हमने लिया समुच्चय, इसमें किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी। फिर आर डैश ए बी, यानी ए और बी की ऊंचाइयों का अंतर क्या है, 3 मीटर से कम है। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रत्येक, जैसे 2 विद्यार्थी ले लिए, तो 2 विद्यार्थियों का अंतर 3 मीटर से तो सदैव ही कम ही आएगा। 3 मीटर का मतलब होता है लगभग 3 फुट, सॉरी 9 फुट। तो 9 फुट का तो पूरा आदमी भी नहीं होता है, तो इनका अंतर, 2 व्यक्तियों का अंतर करोगे तो 9 फुट से तो कम ही आएगा, 3 मीटर से तो कम ही आएगा, तो सदैव कम आएगा। तो सभी विद्यार्थियों का समुच्चय क्या हो जाएगा, ए में संबंध हो जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, जितने भी बालक है वो क्या हो जाएंगे, इसमें रिलेशन हो जाएगा। तो ए क्रॉस ये हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक सार्वत्रिक संबंध है। सार्वत्रिक संबंध यानी आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, इसमें सभी के सभी अवयव शामिल हो जाएंगे, सभी बालक शामिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको सार्वत्रिक संबंध दर्शा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं कि माना टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर इक्वल टू T1 T2 और सच दैट T1 T2 के क्या है, सर्वांग समय। एक संबंध सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, इस संबंध को पहले स्वतुल्य संबंध सिद्ध करेंगे, फिर सम्मित संबंध सिद्ध करेंगे और फिर संक्रामक संबंध सिद्ध करेंगे। अगर तीनों हो जाए
तो ये क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो देखते हैं कि ए बराबर क्या है, समतल पर स्थित समस्त त्रिभुजों का क्या है, एक समुच्चय है। फिर आर इक्वल टू संबंध है T1 T2 सच दैट T1 T2 की क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब क्या है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि सर्वांग सम का मतलब होता है कि सर्व अंग समान। दो त्रिभुज ले लिए तो दोनों त्रिभुजों की अगर तुलना करेंगे तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण के क्या होता है, बराबर होता है, तब वो त्रिभुज आपस में क्या करते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम का मतलब ही होता है कि सर्वांग समान, और समरूप का मतलब होता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि वो त्रिभुज दूसरे से आकृति में समान दिखाई दे रहा है परंतु उसका अनुपात बराबर होता है, ठीक है। तो हमें केवल और केवल सर्वांग सम देखना है। तो T1 T2 की क्या है, सर्वांग सम है। तो देखते हैं समतुल्य, देखते हैं हम कि फॉर आर टी बिलोंग्स टू ए, टी यानी त्रिभुज ले लिया हमने, तो दो त्रिभुज ले लिए टी और टी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि सभी त्रिभुज स्वयं के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। सभी त्रिभुज क्या होंगे, स्वयं के सर्वांग सम होंगे। एक त्रिभुज ले लिया हमने और दूसरा त्रिभुज ले लिया, तो पहले वाला त्रिभुज दूसरे के जब सर्वांग सम है तो स्वयं के ही तो सर्वांग सम हो जाएगा ना वो, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध होगा, स्वयं के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। फिर समीप संबंध हम देखेंगे कि T1 और T2 को हम क्या करते हैं, बिलोंग्स टू ए। मानना T1 और T2 बिलोंग आर कर रहे, आर में बिलोंग कर रहे हैं। T1 अगर सर्वांग सम होगा T2 के, तो T2 भी क्या होगा, सर्वांग सम T1 के होगा या नहीं होगा। हम देखते हैं, देखो कि जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये त्रिभुज ले लिया। अब ये वाला त्रिभुज T1 है और ये वाला त्रिभुज ले लिया T2। जब ये त्रिभुज है T1, ये T2 के सर्वांग सम है, तो T2 त्रिभुज है वो भी तो T1 के सर्वांग सम होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब T1 बिलोंग्स टू आर, तो ये सममित संबंध हो जाएगा। संक्रामक के लिए क्या करेंगे, तीन त्रिभुज लेंगे, T1 T2 और T3 बिलोंग कर रहे हैं आर में। तो मानना T1 T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर। तो अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी क्या है, T3 के सर्वांग सम। अब हम देखते हैं कि इसमें तीन त्रिभुज लेते हैं, ये जैसे तीसरा त्रिभुज ले लिया तो T1 T2 T3 ये ले लिया। अब ये T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है, तो जब T1 और T2 सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 और T3 भी क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो मानना T1 और T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 T3 बिलोंग्स टू आर। तो T1 सर्वांग सम T2 समीकरण नंबर 1 और T2 सर्वांग सम T3 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो T1 भी क्या हो जाएगा, T3 के सर्वांग सम हो जाएगा, अतः T1 T3 बिलोंग्स टू आर, अतः ये क्या हो जाएगा, एक संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। तो जब ये त्रिभुज आपस में संक्रामक संबंध भी है दर्शा रहे हैं तो समतुल्य संबंध भी हो जाएगा, सममित संबंध भी हो जाएगा, संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया कि देन आर एक तुल्यता संबंध होगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3 कि माना L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। R L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ये न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक संबंध है, ये दर्शन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि
किसी समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। फिर आर है L1 L2 सच दैट L1 L2 पर क्या है, लंब हो। तो स्वतुल्य दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि माना फॉर आल L बिलोंग्स टू A, L नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के लंब नहीं हो सकती। कैसे, जैसे ये एक रेखा है, ये रेखा स्वयं के लंब थोड़ी होगी, स्वयं के क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है। लंबवत होने के लिए दूसरी रेखा होगी, तो इसका मतलब स्वयं के समांतर हो सकती है परंतु स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती, अतः ये स्वतुल्य नहीं है। आगे बात समझ में कि कोई भी रेखा स्वयं के क्या है, लंबवत नहीं हो सकती। स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती, इसका मतलब L1 L2 पर लंब नहीं हो सकता, तो स्वतुल्य संबंध तो नहीं है। सममित संबंध दर्शाने के लिए दो रेखाएं लेते हैं, L1 L2 बिलोंग्स टू A। पाना L1 L2 बिलोंग कर रहे हैं R में, तो L1 लंबवत है L2, तब L2 भी क्या हो गया, लंबवत हो जाएगा L1 के। जैसे ये L1 है, ये L1 है और ये L2 है, तो जब L1 है L2 के लंबवत है तो L2 भी क्या हो जाएगा, L1 के लंबवत हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सममित संबंध हो जाएगा। फिर संक्रामक के लिए देखेंगे कि L1 L2 और L3 तीन रेखाएं लेते हैं, वो तीनों की तीनों A में बिलोंग कर रही है। तो माना L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में और L2 L3 बिलोंग कर रहा है R में, तो समीकरण, इससे पहला समीकरण बन जाएगा L1 L2 के क्या है, लंबवत है, और दूसरा क्या हो जाएगा, L2 L3 के क्या है, लंबवत है। तो तब समीकरण एक हुआ, दो से देखेंगे तो हो सकता है L1 L3 के लंबवत हो, L1 L3 के लंबवत हो, परंतु ये पूरा का पूरा सिद्ध नहीं कह सकते हम कि ऐसा होगा ही। भाई इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जब ये वाला ले लिया, ये L1 ले लिया, ये L2 ले लिया और ये ले लिया हमने 3D में L3, तो जब ये L1 है, ये L1 L2 पर लंबवत है और L2 L3 के लंबवत है, तो L3 भी क्या हो जाएगा, L1 के लंबवत हो जाएगा। परंतु हर बार ये कंडीशन नहीं लगा सकते। ये कंडीशन जैसे हमने ये लगा दी, ये लगा दी, इसमें L1 ये हो गई, L2 ये हो गई और L3 ये हो गई। इसमें हम देखें कि L1 तो L2 पर क्या है, लंबवत है, और L2 L1 पर लंबवत है। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो L1 L2 पर लंबवत है और ये L3 है, ये भी क्या है, L2 पर क्या है, लंबवत है। परंतु ये देखो कि L3 और L1 आपस में लंबवत है क्या, नहीं है, ये तो समांतर है। तो इसका मतलब ये संक्रामक संबंध नहीं होगा, क्योंकि L1 L3 क्या है, नॉट बिलोंग टू R, R में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसको संक्रामक संबंध दर्शा सकते हैं कि इसमें संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा, सममित होगा और संक्रामक नहीं होगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि R एक सममित तो है, स्वतुल्य नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है न संक्रामक है। स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना है और ये सिद्ध करना है कि वो सममित नहीं होना चाहिए और वो संक्रामक भी नहीं होना चाहिए। तो स्वतुल्य हम देखते हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू R, A बिलोंग्स टू R। इसमें देखो 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। इसके अलावा चाहिए A का किसी से संबंध हो, परंतु ये तीनों तो स्वयं से संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ये हमने पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि स्वतुल्य संबंध दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी अवयव की हम तुलना करते हैं तो उसका स्वयं से स्वयं संबंध होना चाहिए। इसके अलावा चाहे किसी से हो या ना हो उससे हमें नहीं देखना, परंतु स्वयं का स्वयं से संबंध तो होना ही चाहिए। तो A बिलोंग्स टू R यानी 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब सममित देखते हैं कि 1 और 2 बिलोंग कर रहा है A में,
1 और 2 बिलोंग कर रहा है ए में, तो क्या 2 और 1 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 2 और 1 बिलोंग इसमें, इसका संबंध नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब ये सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं ए में, 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, तो क्या 1 का 3 से संबंध है क्या? नहीं है, 1 का 3 से संबंध नहीं है, अतः ये संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो ये हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये स्वतुल्य संबंध है, जबकि न तो सममित संबंध है न संक्रामक संबंध है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, 5वां उदाहरण है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दर्शाने के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध दर्शाना पड़ेगा। तो हमने ये लिया कि माना ए पूर्णांकों का एक समुच्चय है, ए क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय जेड। फिर रिलेशन है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ए पूर्णांकों का समुच्चय आर समुच्चय है, जैसे ए बी सच दैट संख्या 2 है वह ए माइनस बी को क्या कर रही है? विभाजित करती है। ए माइनस बी को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो पहले स्वतुल्य संबंध देखेंगे हम। स्वतुल्य संबंध देखने के लिए स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए में से ए को घटाओगे तो 0 होगा और 0 2 से विभाजित होता है। यानी कोई भी हमने संख्या ले ली ए और बी, ए का मान बी के बराबर ले लिया तो 2 से विभाजित करना है। तो जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने 5 लिया तो 5 में से 5 को घटाया तो 0 में 2 का भाग जाता है, 2 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये क्या है? एक स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। फिर सममित संबंध दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि माना ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए, तो माना ए बी बिलोंग्स टू आर, आर में क्या एक रिलेशन है। तो रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे? ए माइनस बी बराबर 2 से विभाजित होना चाहिए, तो ए माइनस बी बराबर 2p हो जाएगा। मान लो कि 2p यानी 2 से विभाजित हो रहा है, तो b माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 2p, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर हो जाएगा, तो ये सममित संबंध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 माइनस 3 बराबर 2 है, यानी 5 में से 3 को घटाओगे 2, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो 3 में से 5 को घटाओगे तब क्या आएगा? माइनस के 2, ये भी तो 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। फिर संक्रामक संबंध दर्शाने के लिए ए बी सी बिलोंग्स टू ए, मानना ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो समीकरण 1 बनेगा ए माइनस बी बराबर 2p ले लिया और b माइनस सी बराबर क्या ले लिया? 2q ले लिया, यानी a माइनस बी भी 2 से विभाजित होगा और b माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं, जैसे ही हम इनको 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो माइनस से b से प्लस का b कट गया, तो a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? 2p और 2q, तो a माइनस सी बराबर 2 कॉमन लिया तो p प्लस q बच गया। इसका मतलब a माइनस सी b क्या है? 2 से विभाजित है या नहीं है? 2 का भाग तो इसमें पूरा पूरा जाएगा, अतः ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः ये क्या हो जाएगा? एक संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। तो ये वाला संबंध दर्शा रहे हैं कि स्वतुल्य भी हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, सममित के लिए भी क्या हो जाएगा? हमने दर्शा दिया कि ये भी 2 से विभाजित होगा, और संक्रामक के लिए भी हमने दर्शा दिया कि जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू बी आर हो जाएगा। यानी ए माइनस बी बराबर 2p है, ए माइनस बी 2 से विभाजित हो रहा है,
बी माइनस सी भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो ए माइनस सी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो इस तरह से ये संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। तो जब ये वाला है संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित संबंध भी है और संक्रामक संबंध भी है, तीनों संबंध हो रहा है, अतः नीचे एक लाइन लिख दो, अतः ये एक तुल्यता संबंध है। अतः ये क्या है, एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। और इस प्रकार हम तुल्यता संबंध निकाल सकते हैं। तो अगर सीधा हमें पूछ ले कि स्वतुल्य संबंध निकालना है तो स्वयं की स्वयं से तुलना कर दो। अगर हो रही है स्वयं के अलावा किसी से संबंध हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वयं का स्वयं से तो होना ही होना चाहिए। समित के लिए भी हमने देखा कि ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और संक्रामक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में, तब वो भी क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। और तुल्यता के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को सिद्ध करना पड़ेगा, स्वतुल्य भी दर्शाना पड़ेगा, सम्मित भी दर्शाना पड़ेगा और संक्रामक भी दर्शाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज हमने ये उदाहरण किए हैं। अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, वो आप इसको घर पे कर लेना। सेम टू सेम इसी प्रकार से होगा कि उसको में भी क्या है कि स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक जो भी है आपको संबंध दर्शाना है, तो इसको ऐसे दर्शाना है। अब आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.1 के क्वेश्चन करेंगे, 1.1 के क्वेश्चन करेंगे। और तो आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।